जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज आज फिर से बायोलॉजी विषय को लेकर के उसकी अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमने जीव विज्ञान का एक सामान्य परिचय और उससे संबंधित जानकारी ली थी। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, सेकेंड क्लास है और दूसरा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति, एवं विकास पर बात करेंगे। और इसमें भी देखो, थोड़े सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर मानव जीवन का विकास किस किस पीढ़ी से होकर के यहाँ तक पहुँचा है, और आज हम जिस पीढ़ी पर हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, वहाँ तक की क्या जर्नी है और उन सिद्धांतों पर क्या क्या कहा गया है, उस पर आज हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट। इस पर हम आज चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो, अगर हम शुरुआती जीवन की बात करें तो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है, यहाँ पर हम समझते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन द अर्थ में से मानव की उत्पत्ति कब हुई। तो मानव की उत्पत्ति बहुत बाद में मानी जाती है। अलग अलग अनुमान है, उसके बेसिस पर कोई 4.5 बिलियन ईयर्स एगो के बारे में बात करता है, 4.5 साल पहले मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करता है। लेकिन सामान्यतः पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया से हुई है। कैसे हुई है? रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो यहां पर मैं लिखता हूं रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया से। और भी सिद्धांत है, प्रक्रिया का सिद्धांत, ये सबसे प्रचलित और प्रमाणिक है कि पृथ्वी पर जो जीवन की प्रारंभिक उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है, रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया से हुई है। यह कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ केमिकल सिंथेसिस के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भैया देखो, प्रारंभिक जीवन में क्या था, जैविक प्लस रासायनिक। ठीक है, प्रक्रिया के आधार पर जीवन की उत्पत्ति हुई, या इसको हम रासायनिक में क्या कर सकते हैं, आणविक प्रक्रिया के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई है। बायोलॉजिकल एवं मॉलिक्यूलर को जोड़ करके जीवन की उत्पत्ति हुई है। और शुरुआती जीवों का जो उल्लेख मिलता है वो जलीय जीवों के बारे में मिलता है। तो प्रारंभिक जो जीवन की उत्पत्ति है वो कैसी है, जैविक है और आणविक है, या उसको रासायनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि रासायनिक का ही पार्ट है आणविक, यानी मॉलिक्यूलर प्लस बायोलॉजिकल मानी जाती है। अब इसी क्रम में विविध प्रकार के जैव जीवों का निर्माण हुआ, स्थलीय जीवों का निर्माण हुआ, उभयचर जीवों का निर्माण हुआ, स्तनपायी जीवों का निर्माण हुआ। लगभग 4.5 बिलियन, ठीक है, ईयर्स, साल पहले, ठीक है, लगभग 450-100 करोड़ वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। अब यहां से हमारे पॉइंट शुरू होंगे, उनको आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य की उत्पत्ति हुई। प्रारंभिक मनुष्य का जो पूर्वज माना जाता है, या हम कह सकते हैं प्रारंभिक मनुष्य का जो पूर्वज था, मनुष्य का जो पूर्वज था वो कौन है, तो आपको याद रखना है होमोनिड। ठीक है, अगर प्रारंभिक मनुष्य का, या कह सकते हो प्राचीन मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन सा है, होमोनिड। ठीक है, अब ये आप
जब हम हिस्टोरिकल बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो प्रारंभिक जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पर हुई है? अफ्रीका। बस ये भी ध्यान रखना, प्रारंभिक मानव से लेकर के आधुनिक मानव तक का जो उदाहरण है, या कह सकते हैं कि उसके जो स्रोत हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से मिलते हैं। और अफ्रीका में भी एक देश है, उसको याद रखना है, युगांडा। ठीक है, कहाँ से मिलता है? युगांडा से मिलता है। यानी प्रारंभिक मानव कौन था हमारा? होमोनिड। ठीक है, होमोनिड क्या था? जंगली प्रवृत्ति। ठीक है, कि मनुष्य थे हम, एक प्रकार से जानवरी प्रवृत्ति पर कार्यरत थे, और मतलब चारों पैर से चलने की प्रवृत्ति हुआ करती थी, शरीर पर बाल होते थे। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बना होता था किसका? होमोनिड का। ठीक है, थोड़ा सा समय गुजरा, एक नई प्रजाति बनी जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर लिखे दे रहा हूं, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस। ठीक है, यहां से अब कहानी शुरू होती है। होमोनिड के बाद जो नई प्रजाति आई, एक्सटेंड हुई, वो कौन थी? ड्रायोपिथेकस। ठीक है, इन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या आया? उस प्रजाति का नाम था रामापिथेकस। रामापिथेकस। ठीक है, इसके बाद की जो प्रजाति थी उसको हम बोलते थे ऑस्ट्रेलेपिथेकस। ठीक है, ये 3 प्रजातियां हैं, इनको ध्यान रखना। पहली क्या थी? ड्रायोपिथेकस, दूसरी क्या है? रामापिथेकस, तीसरी क्या है? ऑस्ट्रेलेपिथेकस। ठीक है, अब इसमें कुछ प्राकृतिक परिवर्तन हुए, या कह सकते हैं मानवीय परिवर्तन हुए, जिससे कि ये कुछ हद तक एक सामान्य स्वरूप में आने का स्ट्रक्चर बना मनुष्य का। किसके अंतर्गत? ड्रायोपिथेकस के अंतर्गत। इसके बाद एक्सटेंडेड प्रजाति आई रामापिथेकस। लेकिन यहाँ के जो प्रारंभिक कह सकते हो कि स्केलेटल जो उदाहरण मिलता है, वो किसका मिलता है? ऑस्ट्रेलेपिथेकस का मिलता है। कहाँ से? युगांडा से। और ऑस्ट्रेलेपिथेकस को लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, का मानव माना जाता है। 20 लाख वर्ष पूर्व का मानव माना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलेपिथेकस को। तो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि मानव का या प्राचीन मानव का पूर्वज कौन है, तो क्या बोलेंगे? होमोनिड। उसके बाद जो एक्सटेंडेड प्रजाति हुई उसको क्या बोलते हैं? ड्रायोपिथेकस। फिर क्या है? रामापिथेकस। और 20 लाख वर्ष जो मानव कंकाल का हमारे साक्ष्य मिला है, वो कहां से मिला है? युगांडा से। वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलेपिथेकस। ठीक है, अब इसके बाद भी और भी प्रजातियां एक्सटेंड हुई, उन पर भी हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारी अगली जो प्रजाति है इसी पर, ठीक है, तो यहां से एक प्रजाति निकल करके आती है। किससे? लास्ट हमारा क्या था? ऑस्ट्रेलेपिथेकस। ऑस्ट्रेलेपिथेकस। ठीक है, पिथेकस। ठीक है, यहां से एक प्रजाति एक्सटेंड करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ये ध्यान रखना है, होमो हैबिलिस। ठीक है, कौन सी प्रजाति आती है? होमो हैबिलिस। ठीक है, अब ये प्रजाति ऐसी थी जिसने सबसे पहले पाषाण औजारों का प्रयोग किया। पाषाण, ठीक है, इसका औजारों का प्रयोग किया, यानी पत्थर से निर्मित औजारों का, स्टोन, ठीक है, वेपन्स का प्रयोग किया। किसने? होमो हैबिलिस ने। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो एक्सटेंड मानव प्रजाति बनी उसको क्या कहते हैं? होमो हैबिलिस, जिसने सबसे पहली बार पाषाण औजारों का प्रयोग किया। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना। किसका? पाषाण औजारों का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया? होमो हैबिलिस ने। अभी भी ये 4 पैरों से ही चलते थे, जंगली प्रवृत्ति की, या कह सकते हो एनिमल प्रवृत्ति में ही विचरण करती थी। इसके बाद जो अगली प्रजाति आती है उसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। ठीक है, कौन सी प्रजाति आती है हमारी? होमो इरेक्टस। अब ये जो होमो इरेक्टस प्रजाति थी, ये एक ऐसी प्रजाति थी जो पहली बार पृथ्वी पर, ठीक है, किस पर? धरती पर ही, कैसे? सीधा खड़ा होकर चलने लगी। सीधा खड़े होकर
चलने लगी, चलने लगी। कौन सी प्रजाति? होमो इरेक्टस, यानी सीधा खड़े होकर चलने वाली जो पीढ़ी थी वो कौन सी थी? होमो इरेक्टस। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। पहली बार जिस प्रजाति ने पाषाण औजारों का प्रयोग किया वो कौन थी? होमो हैबिलिस। उसके बाद जो थी वो कौन सी थी? होमो इरेक्टस। ये पृथ्वी पर सीधा खड़ा होकर चलने वाले मनुष्य थे। ठीक है, इसके बाद की जो प्रजाति मानी जाती है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको आपको ध्यान में रखना है, उसको हम बोलते हैं निएंडरथल। निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव। ठीक है, अब इस पे हम निएंडरथल मानव, ठीक है, निएंडरथल मानव। अब निएंडरथल मानव एक ऐसा मनुष्य था जिसमें थोड़ी समझ विकसित हो गई थी, और ये खाद्य संग्राहक, साथ ही साथ में मुर्दों को दफनाने, मतलब मुर्दों को दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे। कौन से? निएंडरथल मानव। और ये सीधी खोपड़ी, ठीक है, और काफी समझ से इनमें विकसित हो चुकी थी। कौन से मानव में? निएंडरथल मानव में। तो हमने शुरू कहां से किया था? होमोनिड। होमोनिड के बाद कहां पे आए थे? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पर हम कहां पे आ गए? होमो हैबिलिस। पाषाण औजारों का प्रयोग किया इसने। और होमो इरेक्टस पृथ्वी पर सीधा खड़े होकर चलने वाली प्रजाति थी। ये पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके बाद आए निएंडरथल मानव, जिनमें काफी समझ विकसित हो चुकी थी और इन्होंने मुर्दों को दफनाने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद की जो मानव प्रजाति है उसी को हम क्या बोलते हैं, जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे? होमो सेपियंस, यानी कि जो आज के मानव है, सेपियंस। ठीक है, ये यूं कह सकते हैं आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है, मॉडर्न ह्यूमंस एंसेस्टर, ठीक है, वो कौन सा है? होमो सेपियंस, यानी आधुनिक मानव का जो पूर्वज है। ठीक है, पॉइंट ये ध्यान रखना, आधुनिक, ठीक है, मानव का पूर्वज, आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो कौन सा है? होमो सेपियंस। ठीक है, आज का जो मनुष्य है उसका जो पूर्वज है वो कौन सा है? होमो सेपियंस है। तो ये एक सामान्य बात हो गई कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो आपको क्या बोलना है? जैविक और आणविक प्रक्रिया के जुड़ने से हुई। दूसरा इसमें क्या है? रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जीवों का निर्माण हुआ, और उन जीवों के निर्माण की कड़ी में लगभग 4.5 अरब साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और प्रारंभिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन सा था? होमोनिड। और आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन सा है? होमो सेपियंस है। तो ये एक सामान्य परिचय था पृथ्वी पर जीवन और उसकी उत्पत्ति। अब देखो, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं। अब उन सिद्धांतों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो यहां पर फिर देखो, मैं वही पॉइंट लिखता हूं, जीवन की उत्पत्ति, उत्पत्ति एवं विकास, एवं विकास पर बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से सबसे जो प्रचलित और प्रसिद्ध है उनमें से आप पढ़ते होंगे अक्सर लैमार्कवाद। लैमार्कवाद पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे डार्विनवाद पर, डार्विनवाद पर। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे नो डार्विनवाद पर, नो डार्विनवाद पर। ठीक है, और चौथा जो हम बात करेंगे वो है हमारा उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तन, ठीक है, वाद पर चर्चा करेंगे। तो ये चार चीजें हैं, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म और म्यूटेनिज्म। इन चार चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि जो जीवन की उत्पत्ति, स्पेशली मानव जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रखते हैं, या जीवों की उत्पत्ति, पेड़ पौधों की उत्पत्ति और उनके विकास पर चर्चा करते हैं, प्रकाश डालते हैं। एक एक करके हम उन सब पर बात करेंगे। तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास पर लैमार्कवाद, डार्विनवाद और नो डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, इस पर काफी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने रिसर्च, स्पेशली यहाँ पर हम जब देखेंगे नो डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद भी, तो बहुत सारे बाद के वैज्ञानिकों ने इन पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बहुत अलग अलग रिसर्च साबित करके रखी है। तो पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं किस पर? लैमार्कवाद पर। तो देखो,
लैमार्कवाद, लैमार्कवाद क्या कहता है और ये जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या बताता है? ठीक है, तो लैमार्क जैसा कि हमने बताया था कि कहाँ का वैज्ञानिक था, फ्रांस का वैज्ञानिक था और इसने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी चीजें साबित की है। इनका एक सिद्धांत है जिसको हम क्या बोलते हैं, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, या उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक सिलेक्शन, ठीक है, या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये याद रखना, मैं यहां पर लिखता हूं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, ये किसका है? लैमार्क महोदय का। किसका है? प्राकृतिक चयन का, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किसका सिद्धांत है? लैमार्क का सिद्धांत है। अब लैमार्क की एक पुस्तक है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलोसफिक, ठीक है, जूलॉजिक, ठीक है, ये एक पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजिक। इसका प्रकाशन हुआ था लगभग 1809 में, 1809 ईस्वी में। इसी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने किसमें दिया? इनकी एक पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजिक, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, उस पर 3 लाइनें हमें समझनी है और वही आपको ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट में, बहुत डिटेल में बात नहीं करनी है, बस इन शॉर्ट जानना है। ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखो, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव पर, ठीक है, ये कह सकते हैं जीवों पर, ठीक है, जीवों पर प्राकृतिक वातावरण का, ठीक है, सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी प्राकृतिक वातावरण का जीव पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उसमें परिवर्तन होते हैं। यानी जीवों पर वातावरण का, ठीक है, सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 बात कही। दूसरी इन्होंने बात कही कि प्रत्येक जीव, ठीक है, प्रत्येक जीव जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है उसका विकास ज्यादा होता है, जिस अंग का कम उपयोग करता है उसका कम विकास होता है। यानी प्रत्येक जीव जिस अंग का, ठीक है, ज्यादा उपयोग या कम उपयोग, बस इतना, बस शॉर्ट में याद रखना। प्रत्येक जीव जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है उसका ज्यादा विकास होता है, जिसका कम उपयोग करता है उसका कम विकास होता है। सिंपल से बात है, किसने कही है? लैमार्क के सिद्धांत में लिखी हुई। ठीक है, साथ ही प्रत्येक जीव में, तीसरा पॉइंट उसका ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक जीव और उसके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्रक्रिया होती है। सतत बड़े होते रहने की प्रक्रिया होती है। यानी 3 पॉइंट ध्यान रखना है। जीवों पर प्राकृतिक वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक जीव जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है उसका ज्यादा विकास होता है, जिस अंग का कम उपयोग करता है उसका विकास कम होता है या रुक जाता है। ठीक है, और प्रत्येक जीव और उसके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक जीव के अंगों के बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन्हीं सिद्धांतों को, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसे कई बार परीक्षाओं में कम ज्यादा का सिद्धांत भी कहते हैं, कम ज्यादा का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कम ज्यादा का सिद्धांत। तो पॉइंट ध्यान रखना, कम ज्यादा का सिद्धांत किसका है? तो वो भी लैमार्क महोदय का है। एक सिद्धांत हो गया हमारा जीवन के उत्पत्ति के संबंध में। पहला क्या है? ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसी को हम क्या बोलते हैं? कम ज्यादा का सिद्धांत, जो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक जीव के जो जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है उसका ज्यादा विकास होता है, जिस अंग का कम उपयोग करता है उसका कम विकास होता है। तो ये एक सिद्धांत हो गया किसका? लैमार्कवाद का। अगला हमारा सिद्धांत है, हम जिस पर बात करेंगे वो है
डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद। ठीक है, अब डार्विन कहाँ का वैज्ञानिक था, तो याद रखना है इंग्लैंड का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। कौन? डार्विन। ठीक है, इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया है, विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकासवाद का सिद्धांत किसका है? डार्विन का। डार्विन ने अपने इस सिद्धांत में जो पहली बात कही है वो ये क्या कही है कि प्रत्येक जीव में, हर बात में प्रत्येक जीव में, बस यही पॉइंट है, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हीं को आपको दिमाग, प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा होती है। पहला पॉइंट ये किसने रखा है? डार्विन महोदय जी ने। किसके अंतर्गत? तो बोल देना है विकासवाद के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने अपनी बात रखी है। किसने? डार्विन महोदय जी ने। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि देखो, प्रत्येक जीव जीवन पर्यंत, ठीक है, ये ध्यान रखना, जीवन पर्यंत क्या रहता है? संघर्षरत रहता है। ये ध्यान रखना, संघर्षरत रहता है। अब संघर्षरत कैसे, इस पर हम अभी बात करनी। और तीसरा जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की कि प्रत्येक जीव को प्राकृतिक समायोजन ही सर्वोच्च स्थिति है। अब ये क्या है, इस पर अभी बात करते हैं। सर्वोच्च स्थिति है। ठीक है, कैसे, अभी हम बात करते हैं। देखो, 3 पॉइंट इनके भी याद रखने, जैसे लेमार्क महोदय जी के 3 पॉइंट थे, वैसे इनके वही सब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है भाई, जीवन पर्यंत प्रत्येक जीव संघर्ष रहता है। अब देखो, जीव अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 प्रकार से संघर्ष करता है। प्रत्येक जीव 3 प्रकार से संघर्ष करता है जीवन पर्यंत। देखो, अगर हम देखो यहाँ पर ये पॉइंट जो लिखा है हमने कि जीवन पर्यंत संघर्षरत रहता है। अब ये संघर्ष कैसा होता है? पहला होता है सजातीय संघर्ष। ठीक है, दूसरा होता है अंतरजातीय संघर्ष। ठीक है, और तीसरा जो है पर्यावरणीय या वातावरणीय संघर्ष या वातावरणीय संघर्ष। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो, पहला क्या, सजातीय संघर्ष, दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष, तीसरा है पर्यावरणीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष, जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है, हमें पहले आपसी में ही संघर्ष करना है अगर जीवित रहना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सजातीय संघर्ष। दूसरे क्या होगा? अंतरजातीय, हमें दूसरे जीवों से संघर्ष करना है खुद को बनाए रखने के लिए, तो हम सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा, इन दोनों से बच गए। ठीक है, पहला व्यक्ति क्या है? सजातीय संघर्ष में लगा रहता है, समजातीय संघर्ष। दूसरा अंतरजातीय, दूसरी जीव जंतुओं से संघर्ष करता है। और तीसरा क्या बताया? पर्यावरणीय वातावरणीय संघर्ष, यानी नेचर से संघर्ष करता है। अगर जो व्यक्ति नेचर के समायोजन करने में सफल हो गया वो जीवित रहेगा। ये डार्विन महोदय जी का कहना है कि जो पर्यावरणीय संघर्ष करने के बाद जीवित रह गया, यानी वातावरण से जिसने तालमेल बिठा लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर तीसरे पॉइंट में ये बात लिखी है, प्राकृतिक समायोजन जिसने स्थापित कर लिया, वो क्या है? सर्वोच्च स्थिति। वो व्यक्ति जीवन को सस्टेन कर ले जाएगा, जीवन को सर्वाइव कर ले जाएगा। तो ये किसकी बात है? डार्विन महोदय जी की बात है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो क्या कहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, अब इसका जो जन्मदाता है वो कौन है? उसका नाम है अगस्त वीसमैन। ठीक है, अब जनरली देखो, जैसे लेमार्क का जो लेमार्कवाद सिद्धांत लेमार्क का ही है, डार्विन का जो डार्विन का ही है।
अब उत्परिवर्तनवाद जो है वो किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है इस सिद्धांत को। ये आप थोड़ा, मैं इसको करेक्ट किए दे रहा हूं, इसको आपको समझना है। ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है, अगस्त वीचमैन नहीं है, ह्यूगो, ठीक है, डी ब्रीज ने ये सिद्धांत दिया है। कौन सा? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ठीक है। ये नीदरलैंड का साइंटिस्ट था, कौन? ह्यूगो डी ब्रीज, जिसने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। अब देखो इसमें भी वही बात कही है कि प्रत्येक जीव में, ठीक है, उत्परिवर्तन की प्राकृतिक संरचना होती है, यानी कि उत्परिवर्तन की पूरी संभावना या पूर्ण संभावना, ठीक है, संभावना होती है किसकी? उत्परिवर्तन की। क्लियर बात। दूसरी क्या बात है कि उत्परिवर्तनवाद में दो बड़े सिद्धांत फेमस हैं। एक, जैसे अभी हमने बताया था, लैमार्क का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पॉइंट है, समझते जाना बस। और दूसरा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसका है? लैमार्क का। अब यहां पर ये जुड़ता है, इसलिए यहां पर हम बता रहे हैं। दूसरा है मेंडल का, आपने सुना होगा, अनुवांशिकी का सिद्धांत, अनुवांशिकी का सिद्धांत, ठीक है। किसका सिद्धांत? अनुवांशिकी। ये किसका है? मेंडल का, ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत है। कौन सा? अनुवांशिक। तो उत्परिवर्तनवाद क्या करता है? इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ता है, इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ता है, ठीक है। किसको? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को और प्लस अनुवांशिकता के सिद्धांत को जोड़ता है। कौन? उत्परिवर्तनवाद। अब उत्परिवर्तनवाद में होता क्या है कि जब दोनों चयन का, तो इसमें जीवन के विकास को समझने की, जीवन के विकास को समझने में आसानी होती है, या कह सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल तरीके से हम जीवन की उत्पत्ति को समझ लेते हैं। किसमें अंतर्गत? उत्परिवर्तनवाद में। अब उत्परिवर्तन देखो, प्रत्येक जीव में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक संरचना होती है, ये बात हमने लिख दी, प्राकृतिक संभावना होती है। अब उत्परिवर्तनवाद में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी काम करता है, साथ ही अनुवांशिकी का सिद्धांत भी काम करता है। अब प्रत्येक जीव में उत्परिवर्तन की संभावना होती है। अब जिस जीव में उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, किसी भी जीव में, जिस जीव में उत्परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तक, उत्परिवर्तक कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रत्येक जीव में, पर पॉइंट ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक जीव में उत्परिवर्तन की पूर्ण संभावना होती है। अब प्रत्येक जीव में सिंपल सी बात है कि उसमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और मेंडल का जो अनुवांशिकी का सिद्धांत है, दोनों को जोड़ता है और उसके आधार में नई प्रजाति का निर्माण करता है। ये हमारा उत्परिवर्तन। और उस प्रक्रिया से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे संकरण, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन, वो उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर बेस्ड है। यानी प्रत्येक जीव में उत्परिवर्तन की पूरी क्षमता होती है। और जो पहला जीव में जिसमें उत्परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तक बोलते हैं। अब किसी भी जीव में जो उत्परिवर्तन है वो अंग विशेष में भी हो सकते हैं। अंग विशेष, किसी भी जीव में जो उत्परिवर्तन है वो क्या हो सकते हैं? अंग विशेष में, या एक साथ, ठीक है, विभिन्न अंगों में हो सकते हैं, विभिन्न अंगों में हो सकते हैं, अंगों में हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी जीव में देखो उत्परिवर्तन, कोई भी म्यूटेशन हुआ, अब उसमें नई प्रजाति बनी, वो क्या कहलाए? उत्परिवर्तक। अब कोई भी परिवर्तन, जैसे चाहे पौधा हो या मेंडल की रिसर्चेस हो जिन्होंने पौधे पर, मटर के बीज पर इंटरफेरेंस करके या पॉलिनेशन करके नई प्रजाति का निर्माण किया, तो कोई भी उत्परिवर्तन किसी अंग विशेष में भी हो सकता है और एक साथ विभिन्न अंगों में भी हो सकता है, यानी एक से अधिक अंगों में एक साथ उत्परिवर्तन हो सकता है, यानी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसी को
मेंडल ने क्या कहा है जी, या जैसे नो डार्विनवाद के सिद्धांत पर अगर थोड़ी सी हम बात करेंगे तो वहां पर क्या है कि एक वर्ड प्रयोग किया गया है, यहां पर हम थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि दोनों को देखो। नो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है, नो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो उसको याद रखना है, अगस्त वीसमैन ने दिया है, अगस्त वीसमैन ने दिया है। ठीक है, अब अगस्त वीसमैन ने क्या किया है कि देखो किसी भी जीव में, हर बात पे देखो, जीव में जीन्स में अगर परिवर्तन कर दिया जाए, किसमें, जीन्स में परिवर्तन कर दिया जाए, जीन्स में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, तो एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा या नई जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, उसको भी हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो ये नो डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया, अगस्त वीसमैन ने, यानी जीन्स, और इन्हीं जीन्स को, ठीक है, मेंडल ने क्या कहा है, कारक कहा है। यानी जीन्स में मनुष्य के अंदर देखो, अगर छोटी से छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या जनरली पढ़ते हैं, सेल्स, सेल्स के अंदर ही क्या होता है, डीएनए आरएनए। अब डीएनए आरएनए का भी जो एक और मॉलिक्यूलर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। तो अगर जीन्स में थोड़े से चेंजेस कर दिए, जीवों के जीन्स में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसकी पीढ़ी में या उसकी अपनी प्रवृत्ति में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, यानी उसकी प्रजाति में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, और जो परिवर्तन होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है, और उसी सिद्धांत को अगस्त वीसमैन ने क्या नाम दिया है, नो डार्विनवाद। यह कह सकते हैं डार्विन के बाद के जितने भी वैज्ञानिक हुए या उनको फॉलो करने वाले जो छात्र हुए, उन्होंने उससे उनको क्या कह दिया है, नो डार्विनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया है। ठीक है, तो नो डार्विनवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जीन्स में थोड़े परिवर्तन करके हम नए जीवों या नई प्रकार की प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं। उस सिद्धांत को हमने किस में डाल दिया है, नो डार्विनवाद के सिद्धांत में ढाल दिया है। तो ये चार सिद्धांत है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहला हमारा क्या है, लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा नो डार्विनवाद या उत्परिवर्तनवाद। इन्हीं पर छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्लास थी कि जीवन की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ और उस पर किस वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिए हैं, जिस पर हमने आज एक शॉर्ट चर्चा की हुई है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उनमें हम चैप्टर बाय चैप्टर जैसे अनुवांशिकी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम पूरे स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, मनुष्य पर। तो आज के लिए देखो इतना ही, इतना आपको समझना है। जहाँ कुछ भी ऐसा हो लगे कि थ्योरी आपको नहीं समझ में आ रही, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, सर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। मैं आपको एक फुल विश्लेषण सहित दोबारा उसको प्रस्तुत कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।